हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। तो ये अपना 1000+ जो ऑब्जेक्टिव का सीरीज मैंने महा सीरीज निकाला है उसका ये सेकंड पार्ट होने वाला है। और आज के इस पार्ट में हम लोग देखेंगे भौतिक विज्ञान को। भौतिक विज्ञान से हम लोगों ने यहाँ पे 20 सवाल उठाए हैं। आप लोगों को 20 के 20 अभी के अभी याद कर लेने हैं बच्चों। और ये सारे वही सवाल हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं या तो एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है, इससे रिलेटेड सवाल बन चुका है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवालों में से ये एक है बच्चों। तो आप लोगों को ये अभी के अभी याद कर लेना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और पढ़ते हैं सबसे पहले सवाल की तरफ। तो आज का पहला सवाल है कि किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की किरणें गमन करती है। ऑप्शन है सीधी रेखा में, वक्र रेखा में, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा सीधी रेखा में। ओके। और आप लोगों को इसका PDF कहाँ से मिलेगा? इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जा करके ये आप ले सकते हैं। ओके बच्चे, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, या तो फिर आप बाकी के ऑप्शन देख सकते हैं। देखो बच्चों, इस सवाल का जो जवाब है ना, निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वो कितनी है बच्चों? वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ओके, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है, या तो फिर इनमें से कोई नहीं होता है। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना, वो ऋणात्मक होती है बच्चों। ठीक, क्योंकि इसका जो फोकस होता है ना, वो दर्पण के बाईं ओर होता है। इसी तरीके से किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो दर्पण के दाईं ओर होती है, इसलिए वो क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। ओके, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। अगला सवाल है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन नेत्र के किस भाग पर होता है बच्चों? जल्दी से आप लोगों को बताना है कि नेत्र में जो प्रवेश कर रही है ना किरणें, उसका अधिकांश अपवर्तन नेत्र के किस भाग पर होता है? ऑप्शन है अभिनेत्र लेंस पर होता है, सॉरी दूसरा ऑप्शन है कॉर्निया के द्वारा होता है, तीसरा ऑप्शन है बच्चों परितारिका के द्वारा होता है, चौथा ऑप्शन है कि पुतली के द्वारा होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो वो हो जाएगा कॉर्निया के द्वारा होता है। ओके, अगला सवाल है बच्चों कि नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो नेत्र के किस भाग पर बनता है? नेत्रोत पे बनता है, कॉर्निया पे बनता है, परितारिका पर बनता है, या दृष्टि पटल के ऊपर बनता है? तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा दृष्टि पटल, जिसे हम लोग रेटिना के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है बच्चों की अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? पुतली के द्वारा, दृष्टि पटल के द्वारा, पक्षभाषी पेशियों के द्वारा, या परितारिका के द्वारा? हाँ जी बच्चों, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा पक्षभाषी पेशियों के द्वारा। ओके, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके जी, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है बच्चों हमारे सामने कि पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है? पुतली का जो साइज है उसको कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन है रेटिना करता है, दूसरा ऑप्शन है कॉर्निया करता है, तीसरा ऑप्शन है परितारिका करता है, चौथा है कि कचाप द्रव करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा परितारिका करता है। ओके, अच्छी, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, एम्पियर होता है, कूलाम होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने विद्युत आवेश क्या, मैं तो ये कहता हूँ कि पूरे फिजिक्स में जितने भी राशियाँ हैं उन सब का जो भी ये होता है, मतलब SI जो मात्रक होता है, इसका एक प्रॉपर वीडियो मैंने बना रखा है अलग से, आप लोग उसे ज़रूर देखें। अगर आपने उसे नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का भी लिंक डाल दे रहा हूँ। ओके बच्चों, तो यहाँ पे इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? कूलाम हो जाएगा। विद्युत आवेश का जो SI मात्रक होता है वो होता है कूलाम। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युतः उदासीन है? नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयन या परमाणु। कौन है जो विद्युतः उदासीन है? अब हम सब जानते हैं भाई कि इलेक्ट्रॉन पे जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, आयन धनायन ऋणायन दोनों में से कोई ना कोई जरूर रहेगा, या तो धन आवेश रहेगा या तो ऋण आवेश रहेगा। तो परमाणु ही एक ऐसा चीज़ है यहाँ पे जिस पे कोई आवेश नहीं होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? परमाणु हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि दो समान विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल की प्रकृति कैसी होती है? मतलब कि दो समान विद्युत आवेश हैं, उनमें आपस में किस प्रकार का बल लगेगा? दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, या दोनों एक दूसरे को धक्का लगाएंगे, हाँ जी, या
कभी आकर्षित करेंगे, कभी एक दूसरे को धक्का लगाएंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, क्या है, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि समान जो आवेश होते हैं ना, वो एक दूसरे को धक्का लगाते हैं, यानी कि वो क्या करेंगे भाई, प्रतिकर्षित करेंगे। ओके बच्चों, तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा, ये हो जाएगा प्रतिकर्षण हो जाएगा। ओके, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि दो असमान विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल की प्रकृति क्या होगी। असमान का मतलब हुआ कि एक पॉजिटिवली चार्ज आवेश है तो दूसरा क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज आवेश हो जाएगा। ओके बच्चों, दो असमान आवेश है तो असमान आवेश जो है वो हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आकर्षण। ओके, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि वैद्युत चुंबकत्व की खोज सर्वप्रथम किसने की है। ये जो सवाल है ना बच्चों, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, अक्सर, ठीक ना। हाँ, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण और वैद्युत चुंबकत्व, ये दो एकदम मिलते जुलते सवाल हैं और दोनों ही सवाल एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना जी। हाँ जी, तो आप लोगों को बताना है कि वैद्युत चुंबकत्व की खोज किसने की है। गुलाम ने की, जूल ने की, न्यूटन ने की, ऑर्स्टेड ने की। तो यहाँ पर तो आप कंफ्यूज नहीं करोगे, लेकिन यहीं पर एक ऑप्शन होता फेराडे, तो फिर कंफ्यूज कर जाते है ना। तो फिलहाल यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो वो हो जाएगा ऑर्स्टेड। ओके, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है बच्चों कि निम्न में से कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से कोई एक ऐसा है जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता है। तो जो आकर्षित नहीं होता है वो चुंबकीय पदार्थ भी नहीं है। तो कौन है बच्चों, लौह का चूर्ण है, मतलब कि लोहे का चूर्ण, कोबाल्ट, निकेल, ये तीनों ही चुंबकीय पदार्थ हैं। तो क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम। और हम लोग जानते भी हैं कि एल्यूमिनियम जो है वो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों कि चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार की राशि है। राशियां 2 प्रकार की होती है, सदिश होती है, अदिश होती है। तो जिसमें दिशा और परिमाण दोनों रहे वो सदिश है, और जिसमें केवल परिमाण रहे दिशा न रहे वो अदिश है। तो हम लोग जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का दिशा भी होता है और साथ ही साथ परिमाण भी होता है। तो वो कौन सा राशि हो जाएगा बच्चों, सदिश राशि हो जाएगा। तो 15 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके बच्चों, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से लटकी चुंबक किस दिशा में स्थित है। पृथ्वी पर अगर स्वतंत्र रूप से किसी चुंबक को लटका दिया जाए तो वो किस दिशा में स्थित होगा बच्चों, पूरब पश्चिम, उत्तर पूर्व, उत्तर दक्षिण या दक्षिण पश्चिम। हम सब जानते हैं उत्तर दक्षिण में होगा, है ना बच्चों। हाँ जी, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि बायोगैस का प्रमुख अवयव कौन है। बायोगैस का प्रमुख अवयव कौन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है या तो फिर मीथेन है। हाँ जी, तो बायोगैस का प्रमुख अवयव कौन होता है बच्चों, मीथेन होता है। ओके, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जैव मात्रा ऊर्जा मतलब क्या, कि जो सजीव जमीन के नीचे दब जाने से जो ऊर्जा का निर्माण हुआ है सजीवों के दबने से, उनमें से कौन नहीं है, ठीक है। या तो फिर सजीवों को मतलब सड़ा के गला करके जो ऊर्जा बनाया जाता है, हाँ, उसका उदाहरण कौन नहीं है। तो लकड़ी जो है वो ये से बना है, पेड़ पौधे से बना है जो कि सजीव है। गोबर जो है वो गाय का अपशिष्ट होता है तो ये भी सजीवों से बना। नाभिकीय ऊर्जा ये नहीं बना है बच्चों। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा। ओके, अगला सवाल है बच्चों कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का प्रयोग किस दिन नहीं कर सकते। मतलब कि हमारे पास एक ये है जो चूल्हा है ना, वो सोलर से चलता है, यानी कि सूर्य से चलता है। तो हम लोग उस चूल्हे का इस्तेमाल किन दिनों नहीं कर सकते, धूप वाले दिन में नहीं कर सकते, बादलों वाले दिन में नहीं कर सकते, गर्म दिन में नहीं कर सकते या पवन वाले दिन में नहीं कर सकते। तो देखो यहाँ पर धूप वाले में तो कर ही सकते हैं, गर्म दिन में भी कर सकते हैं। पवन वाले दिन का मतलब हुआ ना बच्चों कि हवा वाले दिनों में। तो हवा तो भाई धूप रहेगी तब भी हवा चलेगी, मतलब यहाँ भी धूप हो सकता है। तो ऐसा कौन सा दिन है जहाँ पर वो काम नहीं करेगा, तो बादल वाले दिनों में। बादल वाले दिनों में इसलिए काम नहीं करेगा क्योंकि धूप नहीं होगा। ओके, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि लास्ट सवाल होगा आज का इसका। तो अगला सवाल है कि जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। मतलब ज़्यादातर जो है ना वो सौर ऊर्जा से ही, मतलब कहीं ना कहीं उसका अंतिम स्रोत सौर ऊर्जा ही होता है। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है। मतलब कि एक ऐसा भी ऊर्जा है जो कि सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है। तो वो कौन है बच्चों, यहाँ पर भूतापीय ऊर्जा,
पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, जैव मात्रा ऊर्जा। ठीक है ना। तो इन सब में नाभिकीय ऊर्जा एक ऐसा ऊर्जा है बच्चों जो कि इससे ये नहीं है। ठीक ना। हाँ जी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो हमारा आंसर होगा वो होगा नाभिकीय ऊर्जा। ओके। अरे यार, हाँ जी, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आज का ये 20 सवाल कंप्लीट होता है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों ने कितने सवाल सही किए। ठीक है, कमेंट ज़रूर करना बच्चों, मुझे पता चलते रहना चाहिए कि कितने बच्चे सही जा रहे हैं। और अगर इसका PDF चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, आप लोग वहाँ से जा करके ले सकते हैं। हो सकता है कि अभी मतलब इतना जल्दी नहीं डाल पाऊँ, बहुत मॉर्निंग में इसे शूट कर रहा हूँ, तो थोड़ी देर बाद आधा एक घंटे के बाद डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है ना बच्चों। हाँ जी। और इसी तरीके से आपको इस तरीके का अगर मतलब क्रोम ब्राउज़र पे जा करके सर्च करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सीधा वेबसाइट पे जाएं, वहाँ से ये सारा कुछ मिल जाएगा। वेबसाइट पे जाने के लिए आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और ओपन करने के बाद वहाँ पर लिखना है SR क्लासेस। बस आप वहाँ पे ये मैं क्या लिख रहा हूँ भाई SR क्लासेस, SR हो गया बच्चों। उसके बाद क्लासेस देखो यहाँ पर लिखा हुआ है CLASSES। चलो ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, बिल्कुल ना भूलें बच्चों। शेयर जितना करोगे मैं उतना ही ज़्यादा वीडियो बनाता चला जाऊँगा। और 1000 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लाने का वादा किया है मैंने, तो वो लाऊँगा कब, जब आप लोग का सहयोग बना रहेगा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।